मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एक प्रीवियस पेपर 2025 में हुआ था। ये दे रखा है 824 सीएम सेट नंबर एटलीस्ट 4 है। ठीक है, इस वीडियो में हम जितना एमसीक्यू है 20 एमसीक्यू ए टू जेड तरीके से क्या करने वाले देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका अनुक्रमांक रहेगा और यहाँ से अपना नाम। उसके बाद इस पेपर में आपको कुछ भी करना नहीं है। ये मत सोचना कि एमसीक्यू है थोड़ा थोड़ा टिक लगा ले भाई, इससे आपसे दिक्कतें हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधे 3 घंटे 15 मिनट 70 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 20 नंबर एमसीक्यू रहता है। ये सारी कहानियाँ आप जान रहे हैं। ठीक है, सीधे अपने मेन मुद्दे पर हम रुख करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यहाँ से देखिए कह दिया है लेंस की क्षमता की इकाई होती है मीटर, मीटर गुणे सेकेंड, प्रति मीटर या मीटर पर सेकेंड। यदि आपको थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं, ठीक है, क्षमता का फार्मूला क्षमता P बराबर आप देखे होंगे 1/, में क्या होता है F, यानी फोकस मीटर में होता है। ठीक, तो ये आप फार्मूला पढ़े होंगे प्रकाश वाले चैप्टर में। अब होता क्या है, तो इसको एक मतलब प्रति और नीचे रखा मीटर, तो इसका जो तुम्हारे पास है इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं प्रति मीटर, यानी जो लेंस की क्षमता की इकाई होती है प्रति मीटर बोला जाता है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा मीटर, ये तुम्हारे पास गलत है। मीटर गुणे सेकेंड प्रति मीटर, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। एक दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है गुरुदेव, आभासी बनता है और सीधा बनता है, और याद रखना वस्तु से बड़ा बनता है, तो वह दर्पण होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल और अवतल दोनों दर्पण होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से और कॉन्संट्रेट होने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमको नहीं पता कि कौन सा क्या दर्पण, पहले हम उत्तल दर्पण पे देखते हैं फिर अवतल दर्पण पे देखते हैं। तो आप छोटा सा पढ़े होंगे, ठीक है, तो पहले उत्तल दर्पण एक्सप्लेन करने के लिए कहा, तो उत्तल दर्पण आपके सामने हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके सामने कौन सा दर्पण हो गया गुरुदेव, उत्तल दर्पण होता है। ठीक, अब उत्तल दर्पण की एक प्रकृति होती है, जितना भी प्रतिबिंब मान लेते वस्तु कितनी भी दूर हो, मान लेते यहाँ पर वस्तु है तो ये सीधे जाएगी और इसका ये F पॉइंट इधर होगा और C पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक, तो इसको प्रकाश पे इकट्ठा करेगी, डैश डैश करके करना, क्योंकि प्रकाश इधर लेप लगाएगा तो ये इधर चला जाता है। ठीक, अब दूसरा क्या कर देते, यदि मान लेते C से लेके जाते तो जिस एंगल पे जाता उसी एंगल पे चला जाता है। ये आपके सामने क्या हो गया, प्यारा सा क्वेश्चन उत्तल के लिए हो गया। क्या हो गया आपके सामने, उत्तल दर्पण के लिए हो गया। अब तुम बताओ, एक चीज़ याद रखना, दर्पण के इधर कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है आपके सामने, आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, आभासी। दर्पण के इधर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा आपके सामने, दर्पण के लिए ये है, ये आपके सामने कैसा प्रतीक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और याद रखना उत्तल दर्पण हमेशा हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब रहता है, वस्तु का प्रतिबिंब, अब बताओ वस्तु इतना बड़ा था उससे छोटा बनाया, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब रहता है हमेशा हमेशा क्या बनाता, वस्तु की तुलना में छोटा बनाता है। बट हमसे क्वेश्चन में क्या कह दिया है, वस्तु से बड़ा होना चाहिए, तो भैया ये गलत हो गया आपके सामने यहाँ से। अब हम आते हैं अवतल दर्पण की तरफ रुक करते हैं। देखिए ये आपके सामने प्यारा सा अवतल दर्पण है, ये आपके सामने ऐसा कहीं भी बना रहे तो समझ जाना ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में एक कंडीशन होती है जिससे आभासी प्रतिबिंब बनता, नहीं तो हमेशा हमेशा अवतल जो दर्पण रहता है वो हमेशा हमेशा आभासी प्रतिबिंब नहीं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो आपके सामने ये C हो गया और ये F हो गया, और इस वाले बिंदु को P बोलते हैं। हम जानते हैं कि कोई वस्तु को यदि F और P के बीच में रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर बनेगा, यानी आपके सामने कैसा बनेगा गुरुदेव,
आभासी बनेगा। अब क्वेश्चन में हमसे आभासीय कहा हुआ, तो प्रकाश की किरण यदि सीधी जाएगी तो फोकस से आ जाएगी, रूल नंबर पहला। रूल नंबर दूसरा क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल पे, अभी ये फैल रहा है तो ये कभी एक दूसरे से काटेंगे नहीं, तो इसको यदि पीछे की तरफ लेते जाएं, इसको भी यदि पीछे की तरफ लेते जाएं आपके सामने, यहाँ पर ये हो जाएगा। इधर देखिए बना है तो वस्तु की तुलना में क्या बना हुआ, बड़ा बना हुआ है, ठीक है, वस्तु की तुलना में बड़ा बना आभासी। और देखा जाए तो वस्तु ऐसे रखी थी, ऐसे बना हुआ, यानी सीधा भी बना हुआ है, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब ऑप्शन में क्या क्या दे दिया, अब देखिए कॉन्सेप्ट ये समझिए, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट यदि आप समझेंगे तो अपना सारा काम हो जाएगा। देखिए कह दिया आभासी प्रतिबिंब यानी सीधा बनाता वस्तु से बड़ा, आभासी बड़ा और सीधा भी बना हुआ, तो मतलब अवतल दर्पण इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। समतल दर्पण, एक चीज़ याद रखना, समतल दर्पण कभी भी प्रतिबिंब बनाता तो जैसा प्रतिबिंब जितना दूरी पर उतना दूरी पर बनाएगा, जैसा प्रतिबिंब वैसा हूबहू सेम टू सेम बना देता है। तो हमसे बड़ा पूछा तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया। कह दिया है कांच का अपवर्तनांक यानी n बराबर कितना दे रखा आपके सामने, 1.5 दिया है, ठीक। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी 3 × 10⁸, 2 × 10⁻8, 4.5 × 10⁸, 2.5 यानी 2.25 × 10⁸। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए क्या क्या दिया है। अब यदि हम नॉर्मल की आपसे बात करें तो अपवर्तनांक आप पढ़े होंगे, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक n बराबर आप देखे होंगे प्रकाश में, ठीक है, यानी प्रकाश की चाल फिर माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फार्मूला आपके सामने होता है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, n बराबर आपके सामने क्वेश्चन दिया है 1.5, प्रकाश की चाल c बराबर कितना दे रखा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब हमसे कह दिया मीटर पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ से, अब अपवर्तनांक की यूनिट नहीं होती है। अब देखिए हमसे ये पता है, ये पता, यही माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा है, तो इसको यदि इधर ले जाएंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, c/n होता है। तो v बराबर c की वैल्यू अभी कितना निकालें, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, और देखा जाए तो आपके सामने v हमसे पूछा n कितना दे रखा आपके सामने, इतना दे रखा 1.5। अब कुछ काटना पीटना कटेगा, 1.5 दूना 3 होता है, ठीक है, 1.5 दूना कितना होता, 3 होता, तो आपके सामने कितना आ जाएगा, v बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये देखा जाए तो MCQ में दिया, कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आपको क्या कर देंगे, 1 नंबर में या 2 नंबर में दे देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में चलते हैं, देखिए पहला ऑप्शन में आपके सामने दे रखा 3 × 10⁸, भैया नो, 2 × 10⁸, अभी यही आप आंसर लेके आए 2 × 10⁸, तो ये वाला तुम्हारे पास आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट क्या कह दिया है, अब यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ से आकाश का रंग नीला, ठीक है, नीला होने का कारण तुमको बताना है। पहले दे रखा प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी भी पॉलिश सरफेस पे गिरती तो जिस एंगल पे गिरती उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको प्रकाश का परावर्तन यानी वापस हो जाती, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का क्या कर देता, फैलना क्या कहलाता, विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। अब प्रकाश यानी प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती तो हल्का सा टेढ़ा हो जाती तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। अब आकाश का नीला रंग दिखाई देना किसके होता, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन में आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो नीचे वाले जो तुम्हारे पास वायलेट, इंडिगो और ब्लू होते हैं, इनका प्रकीर्णन अधिक होता है, तो आकाश का रंग किस कलर का दिखाई देता है, नीला। तो ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली वैद्युत धारा आधी कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की हमको क्या कर देना, गणना करना है।
अब इसको हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं पेंसिल से। एच बराबर आप फार्मूला पढ़े होंगे आई स्क्वायर आर टी होता है, मतलब जो ये एच है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, आई स्क्वायर के। अब आई को क्या कर दिया जाएगा, आधा, कहाँ गया दी, तो आधा कर दिया, मतलब 1/2 कर दी जाए। तो एच बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास एच इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं, 1/2 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो एच बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, इसको 1 एकन्नम 1 और 2 दूनी 4, मतलब 1/4 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं आपके सामने, 1/4 बोलते हैं, ठीक है, 1/4 बोलते हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2 गुनी आधी, 1/4 4 गुनी दे रखा है, तो 1/4 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। और इस टाइप से क्वेश्चन भी अच्छा आपके न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना यहाँ से। ये इसका इंग्लिश वर्जन दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर आते हैं। क्या दे रखा बाबू, ध्यान से सुनिए, क्या दे रखा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर नहीं, याद रखना, नहीं करता है। आपको एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है, वैद्युत धारा पर या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, चालक की लंबाई पर या वैद्युत धारा की दिशा पर। अब इसके लिए हम आपको क्या कर देते हैं, यहीं पर फार्मूला बताते हैं एक प्यारा सा। आप देखिए प्रकाश वाले चैप्टर में, प्रकाश नहीं विद्युत वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, फार्मूला होता है एफ बराबर आपके सामने BIL साइन थीटा होता है, ठीक है। अब BL साइन थीटा क्या होता है, यानी प्रकाश 3-4 चीज़ पर निर्भर करता है। पहले इसके बारे में लिख देते हैं, देखिए, यानी F बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, और B बराबर आपके सामने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। I बराबर आपके सामने विद्युत धारा होता है, और L बराबर आपके सामने क्या हो जाएगी, तार की लंबाई होती है। तार की आपके सामने क्या होती है, लंबाई होती है। मतलब इससे क्या पता चलता है, जितना ज़्यादा यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रहेगी उतना ज़्यादा बल रहेगा। यानी F किस पे निर्भर करता है, B पर निर्भर करता है। चलो 150%, जितना ज़्यादा धारा होगी उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र में बल उत्पन्न होगा, तो ये भी सही है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जितना लंबा तार रहेगा उतनी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। यानी बल इन तीनों चीज़ पर निर्भर करता है। ऑप्शन में क्या दिया गया, इस पे चलते हैं। देखो कह दिया आपके सामने विद्युत धारा I के मान पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र के B पे मान पर निर्भर करता है, चालक की तार की लंबाई L पर निर्भर करता है, बट दिशा पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये इस पे टिक मार देंगे यहाँ से। इसका इंग्लिश वर्जन ये है। अब यहाँ पर क्या कर दिया है, नेक्स्ट में क्या दे रखा, लघु पथन के समय व्यत। याद रखना, थोड़ा सा चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, यदि हिंदी वर्जन न समझ में आए तो इसका इंग्लिश वर्जन कुछ क्वेश्चन का देख लेना तो ज़्यादा सूटेबल है। लघु पतन जिसको घर में कहते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गई, यार गड़बड़ा गई लगता। अब बताओ, जब आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट होती है तो काहे होती है, तो उस समय विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि धारा का मान बढ़ेगा तो आपकी जो तार और होगे देखेंगे भरने से कट उठ जाती है। तो लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, वो गुरुदेव बढ़ जाता है। तो करिए बहुत कम हो जाता है मान, यानी बहुत कम हो जाता है, या परिवर्तन नहीं होता, बहुत अधिक हो जाता, लगातार परिवर्तन होता रहता। तो जितना ज़्यादा विद्युत धारा आएगी, शॉर्ट सर्किट भैया बहुत खतरनाक टाइप में होता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, हमसे अब देखिए इतना तो खत्म हो गया फिजिक्स। अब यहाँ से आपके सामने केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान आता है। कह दिया C6H6 में कार्बन परमाणु की संयोजकता है, 1 होती है, 4 यानी 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है। आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, संयोजकता मतलब क्या होता है, बैलेंसी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कार्बन कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे। ठीक, इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, ठीक है, तो इसके 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, प्लस में 4 हो गया। इसके बाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 4। किसी भी काउंट यानी किसी भी एलिमेंट के बाहतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन की अदला बदली होती है बाहतम कोष में, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। क्योंकि स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी
करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका जो तुम्हारे पास कार्बन जो होता है उसकी संयोजकता हमेशा 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 कितनी रहती है, 4, कब्बो कम नहीं होगी। अब ये लिख रखा C6H6 क्या होता है। C6 मतलब 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ऐसे आप क्या कर देंगे, ऐसे अच्छे से बॉन्ड बना देंगे यहाँ से। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 6 है, एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 एक हाइड्रोजन ये, इसी को जानते हो क्या बोला जाता है, आपके सामने बेंजीन बोला जाता है। ये आपके सामने बेंजीन का फार्मूला है, दिख ही नहीं रहा है, क्या कहेंगे फार्मूला, ये आपके सामने किसका फार्मूला है, बेंजीन। अब मान लेते बेंजीन का फार्मूला कहे तो ये होता है। अब कहेंगे गुरुदेव भी बोले कार्बन की संयोजकता 4 होती, यानी हमेशा हमेशा ये 4 बंध बनाएगा। तो 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, 3 द तो हुआ, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। 1 2 3 4 मतलब ये कंप्लीट हो गया। इस पे देखते हैं 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए 1 2 3 यहाँ पर अब क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे, 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा यहाँ से, और उठा के सेम टू सेम आप यहाँ लगा देंगे। ये जो प्यारा सा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया आपके सामने, बेंजीन होता है। क्या हो गया गुरुदेव, बेंजीन हो गया है यहाँ से। ठीक, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है आपके सामने, 6 होती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, आपके सामने प्रबल बेस यानी स्ट्रांग। ठीक है, बेस क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब देखिए आपको बता देना चाहते हैं, स्ट्रांग बेस हमारे पास चाहे आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, वो होता है बेस। किसी भी कंपाउंड में यदि OH पानी में घोलने पर OH आयन देता, समझ जाना वो क्षार यानी बेस है। तो यहाँ पर स्ट्रांग यानी प्रबल बेस पूछा हुआ है, तो प्रबल बेस आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, वही इंग्लिश वर्जन यहाँ पूछ दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपके सामने क्या दे रखा है यहाँ से। अब दे रखा डैश को गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होती, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको गर्म करने पर ऑक्सीजन निकलता है। एक एक को हम क्या कर देते हैं, गर्म करके देखते हैं। नीचे क्या कर देते हैं, इनका रिएक्शन कराते हैं। अब ऑप्शन में क्या दे रखा, पहले कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए ये आपके सामने क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करेंगे, तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट कभी भी गर्म होता है तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड बनाता प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ निकला ऑक्सीजन भैया, नहीं, ये तो नहीं निकला। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, ग्लूकोज। याद रखना जो ग्लूकोज खाते हैं इसके तोड़ने के लिए ऑलरेडी ऑक्सीजन चाहिए, यानी इसको हम सड़ाएंगे तो क्या होगा, एथिल अल्कोहल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो ये भी प्राप्त ऑक्सीजन नहीं होगा। नेक्स्ट में आते हैं आपके सामने सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को भी तोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, ये भी नहीं निकालेगा। बचा आपके सामने ये। अब पीबी जिसको हम क्या बोलते हैं, PbNO आपके सामने 3 का होल ट्वाइज होगा। अब जब रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले Pb ऑक्साइड यानी लेड ऑक्साइड बनाएगा, अब प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस में तुम्हारे पास ऑक्सीजन बनाएगा। ये जो ऑक्सीजन होता है, ये पूछा है ऑक्सीजन, तो यानी इसको जलाने पर क्या प्राप्त होगा गुरुदेव, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, जिसको हम लेड नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। याद रखना लेड नाइट्रेट का सूत्र ये है, तो कभी कभी आपसे पूछ लेगा लेड नाइट्रेट, यानी तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, लेड नाइट्रेट का सूत्र बताइए, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट में बहुत हलवा तथा सबसे आसान, इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो समझ लीजिए खराब है। साधारण ताप पर मतलब कमरे के ताप पर कह दिया। द्रव धातु है, मतलब कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव मतलब लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। देखिए आपके सामने लिक्विड यहाँ दिया गया है। मरकरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिबन आती है, यानी ये किस अवस्था में, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फेस में पाया जाता है। कापर, कापर का भैया आपके घर में तार लगा होगा, बहुत अच्छे अच्छे घर में लोटा ही होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉलिड फेस में है। क्रोमियम देखा जाए तो ये भी आपके सामने क्या हो जाएगी, सॉलिड फेस में है। अब मरकरी तुम्हारे पास देखेंगे जो बुखार नापने में यंत्र वाले प्रयोग किया जाता है, उसमें ये किसा बताओ, बुखार नापने वाला जो होता है उसमें लिक्विड होता है, लिक्विड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। वो भी कि मरकरी, इसको क्या बोलते हैं गुरुदेव,
मरकरी बोला जाता है, ठीक है, यह जिसको नॉर्मल भाषा में पारा बोला जाता है। अब इसको क्यों लिखें, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मरकरी दे रहेगा उस पर टिक मार देना, पारा दिया रहेगा तो उस पर टिक मार देना यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब ये बारे में समझिए, अवक्षेपण, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा अवक्षेपण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। एक चीज़ याद रखना, अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है, जैसे मान लेते हैं आपके सामने क्या कर देते हैं, हमने 2 या 2 से अधिक चीज़ लिया, मान लेते हैं एक ए हो गया, दूसरा आपके सामने बी हो गया। ये जब रिएक्शन करेंगे, ठीक है, रिएक्शन करेंगे तो कुछ पदार्थ यदि प्रोडक्ट नीचे तली में बैठ जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं आपके सामने, अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं आपके सामने, अवक्षेपण बोला जाता है। तो इस प्रक्रिया को अवक्षेपण बताओ किस अवस्था में होना चाहिए, ठोस अवस्था में होना चाहिए, ठीक, और उसके साथ साथ जल भी होना चाहिए, तभी तो घुलेगा, नहीं तो घुलने वाला नहीं होगा। पहले दे रखा आपके सामने बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 जली है और H2SO4 जली है। अब जब रिएक्शन करा दिया तो बी यानी क्या दे रखा, BaSO4 बताओ ठोस अवस्था में, बताओ ठोस है तो नीचे तली में बैठेगा, जली मतलब HCl तो पानी में घुलनशील हो जाएगा यहाँ से। तो ये बताओ नीचे तली में बैठेगा, तो ये आपके सामने कौन सा एग्जाम्पल है, अवक्षेपण का एग्जाम्पल है, ठीक। अब आगे चलते हैं अवक्षेपण में क्या दे रखा है, HCl जब NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो साल्ट बनाता है जलीय, अतः साल्ट नमक पानी में घुलनशील है। अब उसके साथ पानी है तो पानी दोनों में घुलनशील है, तो यह अवक्षेपण प्राप्त नहीं करेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट जब ठोस H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा वो भी जली। अब ये बताओ जब जली किया तो ये भी जली, या तुम्हारे पास क्या होगा, गैस हो जाएगा। अब ये तीनों देखा, इसमें ठोस है ही नहीं तो तली में कहाँ बैठेगा, नहीं बैठेगा। इसके लिए तुम्हारे पास सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, इसके लिए यहाँ पर जल होना चाहिए, बट जल है या नहीं है तो ये घुलेगा नहीं, तली में बैठेगा नहीं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया केवल एक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं, तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, ये प्यारा सा क्वेश्चन पूछ दिया आपके सामने, कह दिया ब्यूटेनॉल का अणुसूत्र होता है। अब देखिए पहले इसका हम क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब आपको फार्मूला बताते हैं क्या क्या होता है। ब्यूट मतलब तुम्हारे पास कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन, तो एक कार्बन आपके सामने क्या कर देते हैं, 4 लिख देते हैं यहाँ से। अब ब्यूटेन है, अब देखिए इसका नहीं समझ में आता तो इसका देखा, ब्यूट 4 कार्बन, एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका फार्मूला पहले समझो, ठीक है, इसका फार्मूला समझो, CnH2n और प्लस में तुम्हारे पास एक और उसी के बगल में OH लगा देना है। अब OH कितने नंबर पे लगाना, दूसरे नंबर पे, क्योंकि 2 नॉल दिया गया है इस फार्मूले पे। अब इस फार्मूले पे यदि हम 4 रखें, यानी की जगह कितना रखें, 4 रखें, तो C कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है तुम भी पढ़ोगे क्या अभी, ठीक है। H कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 गुणे में 4 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, और O हो जाएगा, प्लस में H हो जाएगा, तो आपके सामने C4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9, तो यह तुम्हारे पास हाइड्रोजन 9 हो जाएगा, O हो जाएगा आपके सामने, H हो जाएगा, ये आपके सामने यहाँ से दे रखा, ठीक। अब ये ऑप्शन में देखिए कहीं दिया है कि नहीं, पहला दे रखा C4 तो मैच कर रहा है। अब देखा जाए तुम्हारे पास हाइड्रोजन 10 है, बट यहाँ पर 9 और 1 10, अब इसको और मॉडिफाई जरूर करिए अकॉर्डिंग टू इसके कंडीशन के, तो C4 हो जाएगा, H तुम्हारे पास 10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पे चलते हैं, इस पे देखा जाए तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन मतलब नहीं है, ऑल कहीं भी लिखा रहे तो समझिए नहीं ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। अब ये देखा जाए तो 4 दूनी 8 2 10, यानी ये आपके सामने एल्केन ग्रुप के अंतर्गत आता है, यानी ब्यूटेनल है, ठीक है, ब्यूटेनॉल है, ठीक है, ब्यूटेनल हो जाएगा आपके सामने। ये 4 दूनी 8 मतलब ये इसमें डबल बॉन्ड है, ये किस फार्मूले पे है, CnH2n बार। ये देखा जाए तो आपके सामने CnH2n और प्लस में तुम्हारे पास 2 इस वाले फार्मूले पे बैठ रहा है, तो ब्यूटेनॉल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से देखा जाए तो हमने केमिस्ट्री भी क्या कर दिया, पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ की बायो की बारी आती है, एकदम से ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने के दिया, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। अब उसके पहले प्रकाश संश्लेषण समझिए क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी पेड़ अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाता, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब बताओ
पौधों के क्या चाहिए भोजन बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जड़ से क्या चाहिए उनको, पानी चाहिए यानी H2O चाहिए। ये जब रिएक्शन करेंगे तो इनके पास क्या चाहिए, सन की लाइट चाहिए, ठीक है, सन की लाइट चाहिए, ठीक है, आपके सामने सन की लाइट चाहिए। और इस लाइट को ट्रैप करने के लिए पत्तियों में एक पिगमेंट होना चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तब जाके बनाएगा C6 H12 और O6 और प्लस में तुम्हारे पास ऑक्सीजन बनाएगा, और कुछ मात्रा में, याद रखना, कुछ मात्रा में क्या कर देता है, ये पानी बनाता जो वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। इतना चीज़ बनाता है आपके सामने यहाँ से। अब इसको बैलेंस करने के लिए 6 कर देना, यहाँ से 12 कर देना, ये आपके सामने 6 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। अब बताओ प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरत पड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये आ रहा, दोनों पे कंपटीशन चला, देखते कौन जीतता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल, तो यहाँ पर जल, यहाँ पर जल, उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिख रखा, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया देखा जाए तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, बट प्लांट कहा तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और सूर्य का प्रकाश पाया जाता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। एक चीज़, अब एक चीज़ और याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में कहेगा उत्पाद क्या निकलता है, तो क्या क्या बता देना, सबसे पहले ग्लूकोज बता देना, और दूसरा आपके सामने ऑक्सीजन बता देना, और तीसरा आपके सामने क्या होगा, जल वेपर या वाष्प के फॉर्म में निकलता है। इतना चीज़ आपको बताना पड़ेगा प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, थायरॉक्सिन हार्मोन। अब थायरॉक्सिन हार्मोन की कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलती है, जो हमारे गर्दन वाले रीजन पे पाई जाती है, यानी नेक वाले रीजन पे, यहाँ पर जहाँ बोल रहे हैं ना, यहाँ पर पाई जाती है। अब ये क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर आयोडीन लेवल को मेंटेन करती है, इसीलिए मोस्टली देखेंगे सब कौन सा नमक खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। कह दिया क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनमें से कोई नहीं, तो आयोडीन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलती है, जो आयोडीन लेवल को मेंटेन करती है। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन पूछा है 16 नंबर। मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधे के मध्य क्रॉस कराया तो प्राप्त यफवन पीढ़ी में लंबे एवं पौधे का जो तुम्हारे पास क्या लंबे तथा बौने का प्रतिशत बताना है। देखिए मेंडल की कहानी सुनिए। मेंडल एक तुम्हारे पास पादरी थे जो गिरजा घर में रखे, जिसे चर्च बोला जाता, उन्होंने रह वहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण किया हुआ था। आप सोचो एक व्यक्ति ऐसे थे 8 साल तक केवल मटर पे कॉन्संट्रेट होकर अपनी रिसर्च जारी की, और एक आप सब लोग हैं, ठीक है, जो क्या कर दिया जाता है अच्छे से 1 साल 9, 10, 11, 4, 2-4 साल नहीं पढ़ पाते, बंदा 8 साल तक 7 करेक्टर ले को पूरी ज़िंदगी ये बिता दिया, 8 साल तक पूरा लिखते हुए थीसिस में चला गया। तो अब देखिए मेंडल ने किया क्या थे, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्होंने क्या कर दिया है, एक लंबा पौधा लिया है, ठीक है, दूसरा क्या कर दिया आपके सामने बौना पौधा लिया है, एक आपके सामने कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन्होंने इसके बीच में जब क्रॉस कराया जाता तो ये हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ से। अब याद रखना लंबा जो रहेगा वो प्रभावी लक्षण रहेगा, यानी बौने को जहाँ रहेगा दाब के रखेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ से मान लेते हैं ऐसे आएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बताओ इसको ये दाब के रखेगा तो ये यफवन पीढ़ी में जितने भी पौधे होंगे सभी पौधे, ठीक है, सभी पौधे कैसे होंगे गुरुदेव, लंबे होंगे। कैसे होंगे आपके सामने, सभी पौधे लंबे होंगे, ठीक है, सभी पौधे लंबे होंगे। तो 100% क्या दे रखा है, लंबे, 100% बौने, ठीक है, 100% बौने दे रखा है, और क्या दे रखा 50% लंबे, 50% बौने, 100% मध्यम ऊंचाई के। इसको हम यहीं पर रखते हैं। अब देखें कितने मेरे भाई 16 नंबर के क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं। एक क्वेश्चन अभी और देंगे, देखें कितने भाई मेरे प्यारे हैं जो लिख के अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है। तो 16, अब देखिए एक्सप्लेन हमने कर दिया। तो यफवन पीढ़ी में कौन से पौधे, ठीक है, चलो इसको भी काट देते हैं। चलो ये नीचे वाला आप क्या करना है, तो आप केवल 16A और B कौन सा सही है कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, कह दिया आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र जैविक घटक है। तो आपके सामने 2 तरह के घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जिसमें जान होती है,
अजैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जिसमें जान नहीं होती। ऐसे अपने माइंड में याद रखना। जैविक घटक में जैसे तुम्हारे पास पेड़ पौधे हो जाएंगे, ठीक है, पेड़ पौधे हो जाएंगे और मानव हो जाएंगे और बहुत सारे जानवर, मतलब जिनके पास जान हो, बस याद रखना। अजैविक घटक में किसी तरह का जान न हो, जैसे आपके सामने क्या हो जाएगी, मृदा हो जाएगा, जल हो जाएगा, ताप हो जाएगा, ठीक है, और आपके सामने क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, ठीक है, खनिज हो जाएगा, हवा हो जाएगा। तो ये सब अब ये तुम्हारे पास होते हैं, बट इनको देखो, इनको रहने के लिए जैविक मतलब पेड़ पौधे को रहने के लिए सब चीज़ चाहिए। अब इनको जीवित रहने के लिए ये भी चीज़ चाहिए, मतलब एक दूसरे से क्या कर देते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, उसी को परितंत्र यानी इकोसिस्टम बोला जाता है। मतलब एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो सिस्टम क्रिएट कर देते, तो जैविक में पूछा तो ताप बताओ, किसी जान नहीं है, खनिज जान नहीं है, वायु में जान नहीं है, हरा पौधे पेड़ पौधे में जान है। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, 18 नंबर। द्वारक कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वारक कोशिकाएं क्या होती हैं, यदि आप थोड़ा सा देखे होंगे, द्वारक कोशिकाएं ये कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इस टाइप से होती हैं, जो हमारे पत्तियों में पाई जाती हैं। ये करती क्या है, पत्तियों में सांस लेने में मदद करती हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं, छोटा सा छेद होता है, इसको स्टोमेटा, यदि हिंदी में देखा जाए तो इसको क्या कहते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो द्वारक कोशिका पाई जाती है फेफड़े में, नहीं भैया, फेफड़े में एल्बुलाई वगैरह पाई जाती है, ठीक है। ये हो जाए कुपिका जिसको हिंदी में बोलते हैं। यकृत मतलब लीवर में नहीं, हृदय में नहीं, स्टोमेटा में पाई जाती है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, वायुमंडल के ऊपरी परत में उपस्थित ओजोन गैस, ओजोन का फार्मूला याद रखना O3 होता है, ठीक। सूर्य से आने वाली किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करता है, यानी देखा जाए तो तुम्हारे पास होता क्या है, यानी हमारा ये सन हो गया, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी मानते हैं, यहाँ सन हो गया। सन से आने वाली जो यूवी रेज होती है, जिसे पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारे परत में, ठीक है, वायुमंडल में परत रहती है, उस परत को ओजोन परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन से गैस से एक परत बनती है जिसको ओजोन परत बोलते हैं। अब ओजोन परत सन से आने वाली, ये मान लेते हैं सन हो गया, ये मान लेते हैं आपके सामने अर्थ हो गया, ठीक है। तो सन से आने वाली यूवी रेज को सोख लेता है, जिससे पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती, जिससे हम सब लोग आप अच्छे से डेवलप मतलब बढ़िया है, ठीक है। तो ये बताओ, यदि आएगा तो हमको स्किन कैंसर हो जाएगा। अब आदमी बहुत कलुआ हो जाएगा, एकदम से करेठा हो जाएगा, करेठी हो जाएगी जैसे हम हैं, ठीक है, देख सकते हैं कितना काला बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब बट नहीं ज़्यादा आता है तो हमारे पास रक्षा कौन करता है, ओजोन परत करती है, ठीक है। तो यानी वायुमंडल के ऊपरी परत पे क्या कर देते, यूवी रेज। नहीं समझ में आएगा तो इसको इंग्लिश वर्जन देखना का यू और वी, यूवी रेज जिसको बोलते हैं, पराबैंगनी किरण बोलते हैं, यूवी है जी, है तेरी यूवी नहीं लिख पाओ थोड़ा सा जी तुम, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, वी रेज लिख देंगे यहाँ से, पराबैंगनी किरण जिसको बोलते हैं, ठीक। तो ये 19 नंबर। एक क्वेश्चन और आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं इसको, ये तो कठिन है थोड़ा सा, इसको बता देते हैं। देखिए, सुलेम सही है, तुमको बताना पड़ेगा सुलेम कौन सा सही है। पहला आपके सामने दे रखा अमीबा, दूसरा आपके सामने क्या दे रखा आपके सामने, देखिए एक एक चलते हैं। विखंडन, विखंडन मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। अब देखो अमीबा में क्या होता है गुरुदेव, फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, फ्यूजन होता है। दूसरा देखा जाता है ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म बताओ खंडन होता है, ठीक है। ब्रायोफिल्म एक तरह का पत्ती होती है जिससे नया पत्ती निकलने का काम करता है। तो ये इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। नेक्स्ट में स्पाइरोगाइरा में मुकुलन, मुकुलन मतलब इसको हम बर्डिंग बोलते हैं, तो बर्डिंग नहीं होता है। स्पाइरोगाइरा में देखा जाए तो तुम्हारे पास फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाइड्रा के अंदर बर्डिंग देखने को मिलती है, हाइड्रा के अंदर ऐसे देखेंगे ना तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे छोटा सा निकलेगा, आगे चल के डेवलप करके एक नया बना देगा। तो ये हाइड्रा के अंतर्गत नहीं पा जाता बच्चा एक, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, आधे घंटे के अंदर 20 MCQ को पूरा डिटेल में देख लिया। अभी इस समय क्या कर दिया जाएगा, अब समझने का समय है तो आप समझिए। लास्ट में क्या कर दिया जाएगा, इसका ये सही, इसका ये सही, इसका ये सही है, रट लेना। बट अभी कॉन्सेप्ट समझने की टाइम है, तो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।